Okay, let's begin with our next topic, birth of Weimar Republic. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जस्ट रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो पावर्स थी. एक अलाइज थी, एक एक्सिस थी. अलाइज के अंदर हमारा रशिया आता था, यूके आता था, फ्रांस आता था. यूएस ने बाद में एंट्री ली थी, जिसकी वजह से रशिया, यूके और फ्रांस जीत गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और एक्सिस में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन आता था? जर्मनी आती थी, जापान आता था और इटली आता था. आप इसको अपनी नोटबुक में भी साथ साथ नोट डाउन कर लो ताकि आपको याद रहे. तो एक्सिस में हमारी जर्मनी, जापान और इटली आती थी. हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो हम जर्मनी से रिलेटेड कर रहे हैं कि जर्मनी में क्या हुआ था. तो सेम यहीं पे यही है कि यहाँ पे हमारी जर्मनी हार गई थी और वो थी एक एक्सिस पावर में, और हमारी एलाइज जीत गई थी क्योंकि उसके अंदर बाद में यूएस जुड़ गया था. लेकिन अब जो ये बर्थ ऑफ रिपब्लिक, वीमर रिपब्लिक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू होता है. कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, यहाँ से ये कहानी शुरू होती है वीमर रिपब्लिक की वजह से. अब मैं आपको बताती हूँ. देखो, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हमारी पावर्स थी वो थी एलाइज और सेंट्रल पावर. एलाइज में कौन कौन था? इंग्लैंड था, फ्रांस था, यही था, और रशिया था. और सेम यूएसए ने बाद में एंट्री ली थी, जिसकी वजह से फिर एलाइज पावर हमारी जीत गई थी. सेंट्रल पावर में कौन था? सेंट्रल पावर अलग थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से. सेंट्रल पावर में हमारी जर्मनी तो थी ही, उसके साथ हमारी ऑटोमन टर्की थी. ऑटोमन टर्की. और एक हमारी थी ऑस्ट्रिया एंड हंगरी. ऑस्ट्रिया एंड हंगरी. तो देखो, मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा कब से कब तक हुआ था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा 1914 से 1918 तक हुआ था, जिसमें 1914 से 1917 तक हमारी कौन सी सेंट्रल पावर फिर भी जीत रही थी. जब हमारे पास जैसे ही यूएसए ने एंट्री ली एक्सिस पावर, एलाइज पावर में, जैसे ही यूएसए ने एंट्री ली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. यूएसए ने एंट्री कब ली थी? 1917 में, इसके एक साल पहले. एक साल में ही यूएसए ने एलाइज को जिता दिया. तो एलाइज जीते किसकी वजह से? यूएसए की वजह से. वरना हमारी मोस्ट प्रोबेबली हमारी जर्मनी ही जीतती. ठीक है, लेकिन जर्मनी की किस्मत दोनों टाइम ख़राब थी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यूएसए ने एलाइज का साथ दे दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूएसए ने एलाइज का साथ दे दिया. तो मेन यही है हमारा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों में हमारी एलाइज जीती थी. अब हम इसके बारे में, इसका क्या रिलेशन है बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक से, देखते हैं. तो जर्मनी बहुत पावरफुल एम्पायर थी. अच्छा, एक और चीज़, जैसे एलाइज और सेंट्रल पावर में जो एलाइज थी वो पूरी कंट्री लड़ रही थी, मतलब उसके जो सिटीजन्स थे वो भी साथ दे रहे थे. लेकिन जो सेंट्रल पावर्स थी, इसमें सिटीजन्स का तो कुछ यहाँ पे रोल नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे जैसे जर्मनी, ऑटोमन टर्की और ऑस्ट्रिया और हंगरी था, उनके सिर्फ और सिर्फ मोनार्क्स लड़ रहे थे. मतलब जैसे कि जर्मनी में सिर्फ हमारा हिटलर लड़ रहा था, उसके अंदर कोई मतलब सिटीज़न टाइप नहीं लड़ रहे थे, सिर्फ हिटलर लड़ रहा था. तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. जब पूरी कंट्री आपका साथ नहीं दे रही हो, अकेला मोनार्क लड़ रहा हो, तो ऐसा बहुत दिक्कत आती है. चलो अब रीड करते हैं. जो जर्मनी थी एक पावरफुल एम्पायर थी. 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, 1914 से 1918. alongside the Austrian Empire and against the Allies. देखो कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रियन एम्पायर और एलाइज, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया में. ये सारे वॉर में दे ऑल ज्वाइन द वॉर एंथुसियास्टिकली, होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री. दोनों साइड से, मतलब सेंट्रल पावर और एलाइज में, दोनों ने बहुत एंथुसियास्टिकली अपना वॉर शुरू करा कि कोई इनमें से कोई विक्ट्री लाएगा. दोनों को था कि हम लेके आएंगे. Little did they realize that the war would stretch on, eventually draining Europe all of its resources. अब देखो, अब हमारा वॉर हुआ, ठीक है. उनको तो ये था कि वॉर छोटा ही चलेगा, फटाफट से ख़त्म हो जाएगा. लेकिन उनको इतना नहीं पता था कि वॉर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ऑन हो जाएगा और उसके बाद जो यूरोप होगा वो पूरा ड्रेन हो जाएगा. मतलब देखो, जब वॉर कोई मजाक नहीं है. वॉर के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लगती है. वॉर के लिए आपको बहुत सारे हथियार लगते हैं, बहुत कुछ लगता है. वॉर के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है.
तो उनको नहीं पता था कि जो उनके सारे यूरोप के रिसोर्सेज होंगे वो सारे एकदम से ड्रेन हो जाएंगे। कैसे हुए देखो, जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी ने क्या करा, वॉर की स्टार्टिंग में उन्होंने फ्रांस और बेल्जियम को अपने कंट्रोल में कर लिया। मतलब फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया तो लड़ ही रही थी, इनके साथ में छोटी छोटी और भी कंट्रीज़ थी, लेकिन मेन यही तीन थी, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। तो जर्मनी ने स्टार्टिंग में ही फ्रांस को तो अपने अंडर कर लिया था, बचे इंग्लैंड और रशिया। तो क्या हुआ, एलाइज स्ट्रेंथन्ड बाय यूएस। तो क्या हुआ, फिर एलाइज ने यूएस से हेल्प मांगी, तो यूएस ने एंट्री ली 1917 में, और फिर उसके बाद जर्मनी को हरा दिया, और फिर सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918 जीत गई। अब देखो, सॉरी, सेंट्रल पावर 1918 में हार गई। अब मैं आपको इसमें इन्होंने बहुत छोटा बताया, मैं आपको बताती हूँ। मेन ये है कि सबसे पहले वॉर हुआ किसके बीच, एलाइज और सेंट्रल पावर, जिसमें से जो सेंट्रल पावर में जो जर्मनी थी उन्होंने फ्रांस और बेल्जियम की कंट्रीज़ को अपने अंडर कर लिया, कंट्रोल में। तो फिर क्या हुआ है, एलाइज ने यूएस से हेल्प मांगी और यूएस ने हेल्प करी, और फिर उसके बाद यूएस ने 1917 में एंट्री ली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने जर्मनी को हरा दिया और सेंट्रल पावर्स हार गई। डिफीट ऑफ इम्पेरियल जर्मनी एंड एब्डिकेशन ऑफ एम्परर। फिर क्या हुआ, जर्मनी हार गई, जो उसका एम्परर था वो थ्रोन छोड़कर भाग गया। गिवन ऑपोजिट टू पार्लियामेंट पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। अब जो बाकी फिर क्या हुआ, फिर जब अगर ऐसा नहीं होता ना कि अगर जैसे एक राजा था, जब वो राजा अच्छा नहीं था तो उसने एब्डिकेशन कर दिया, मतलब थ्रोन छोड़ दिया, उसके बाद अब कंट्री को कुछ कैसे ना कैसे करके तो संभालना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ, पार्लियामेंट पार्टी बनी बहुत सारी, जिसमें जर्मन पॉलिटी जो थी, नेशनल असेंबली बनी एक वीमर में। वीमर जर्मनी में ही एक प्लेस है, जर्मनी में प्लेस है, वहाँ पे बैठ के इन्होंने ना पार्लियामेंट के जो वो बनाए थे, असेंबली के क्या क्या रूल्स होने चाहिए, तो वीमर में बैठ के बनाए थे, तो उसका नाम हमने यही लिख दिया कि वीमर। एंड इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और एक बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे सारे इक्वल राइट्स मिलते सबको। डिप्यूटीज़ वर नाउ इलेक्टेड टू जर्मन पार्लियामेंट्री और रीचस्टैग। जैसे इंडिया में दिल्ली में हमारी पार्लियामेंट है, वैसे ही जर्मन में जो पार्लियामेंट थी उसका नाम था रीच। आई राइट द स्पेलिंग फॉर यू, RICHSTAG, Reichstag, on the basis of equal and universal votes cast by all adults including women। तो यहाँ पे उन्होंने इतना अच्छा करा वीमर पार्लियामेंट ने कि उन्होंने पहले एक रीचस्टैग बनाई जिसके अंदर सारे जो इक्वल माने जाते थे, इवन उन्होंने विमेंस को भी राइट टू वोट था, विमेन का भी राइट टू वोट था। लेकिन जो उन्होंने इक्वल राइट्स करे, सब कुछ हुआ, इतना कुछ करा वीमर रिपब्लिक ने, बट वो जो रिपब्लिक थी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जर्मनी के लोग ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इतना बड़ा क्वेश्चन, उन्होंने इतना अच्छा काम करा, उन्होंने इक्वल वोट्स करे इवन फॉर विमेन, और उन्होंने एक बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। फिर भी लोगों ने क्यों एक्सेप्ट नहीं करा, लेट्स सी। वर्साइल्स विद एलाइज वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस। देखो मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ पहले, जो रिपब्लिक था ना वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा था, जर्मन के खुद के लोगों ने, उनको फोर्स करा गया था कि आप एक्सेप्ट करो। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब उनकी डिफीट हुई थी जर्मनी की, उनको फोर्स करा गया था कि आप एक्सेप्ट करो जो हमने बोला है। उनसे एक पीस ट्रीटी एट वर्साइल साइन करवाई गई थी। वर्साइल क्या है, वर्साइल एक ना जगह है फ्रांस में, जैसे वीमर जगह है ना हमारी जर्मनी में, वैसे ही वर्साइल्स जगह है फ्रांस में। आप याद करो, जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम को अपने अंडर कर लिया था, तो वही अब वो बदला ले रहे हैं फ्रांस उनसे, किससे, जर्मनी से। तो वर्साइल्स एक फ्रांस में जगह है, तो वहाँ पे उनसे वो साइन कराई गई थी। विद द लाइज वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस, और उनका पूरा पीस ख़राब कर दिया था। जर्मनी क्या हुआ था उसमें, जो पीस ट्रीटी था उसके अंदर क्या लिखा हुआ था वो उनको करना पड़ा था। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज़ कॉलोनीज़ 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जर्मनी की जितनी भी ओवरसीज़ कॉलोनीज़ थी वो सब उनसे ले ली थी, उसकी 1/10 ऑफ पॉपुलेशन, उन सबको मार दिया था। 13% ऑफ इट्स टेरिटरी,
पूरी जर्मनी में जितनी 1/13 जितनी भी थी उनकी टेरिटरी वो ले ली थी। 75% आयरन, 26% कोल फ्रांस और पोलैंड और डेनमार्क और लिथियम को दे दिया गया था। जर्मनी में जितना भी 26% कोल था वो फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क और लिथुआनिया को दे दिया गया था। अलाइड पावर्स जो थी, मतलब जो फ्रांस वाली पावर्स थी, डिमिलिटाइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर, उनको उनकी पावर भी उनसे छीन ली थी। वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर एंड डैमेजेस द एलाइड कंट्रीज सफर्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी जो रिस्पॉन्सिबल जो कह रही थी कि ये जो सब कुछ हुआ है ये वीमर रिपब्लिक की वजह से हुआ है। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू $6 बिलियन। जब वॉर हुआ था तो मैंने आपको बताया था बहुत सारे पैसे लगता है, तो उनसे उस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में ये भी था कि आपको $6 बिलियन आपको अपने भरने पड़ेंगे। एलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड रिसोर्स रिच Rhineland फॉर मच ऑफ द 1920। Many Germans held New Weimar Republic responsible for not only defeat in the war but the disgrace at the Versailles। तो जो अलाइड आर्मीज़ थी ना, उन्होंने राइनलैंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है हमारा, जो ये राइनलैंड है इसको भी अपने जो ये राइनलैंड है इसको भी उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था 1920 में। इसके जितने भी रिसोर्सेज में मतलब कोल लगा लो, जो भी लगा लो, राइनलैंड को उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा अपने अंडर कर लिया था। किन्होंने? एलाइड पावर्स ने। Many Germans held New Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but disgrace at the Versailles। तो क्या हुआ था फिर, जो भी जर्मन्स के जितने भी लोग थे उन्होंने वीमर रिपब्लिक को ही दोष दिया था कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो, तुमने वॉर में हमारी हार तो करवाई है, साथ साथ हमारे से वर्साइल्स ट्रीटी ऑफ वर्साइल भी साइन करवाई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर पढ़ेंगे। जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद क्या क्या इफ़ेक्ट्स थे उस वॉर के, हम वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।